अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस के दूसरे लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा स्लाइड्स को बनाने में जैसे कि आपको मालूम है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यानी कि आज का मेरा पूरा दिन जो है इन्हीं स्लाइड्स को बनाने में गुजर गया और इस वक्त रात के टाइम पर मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा मेहनत अगर लगती है तो ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी करें ताकि हम सबका जो है फ़ायदा हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से ये डेफिनेशन सबसे पहले मौजूद है कि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिजम्स अपने वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। यानी हमारी बॉडी के अंदर होने वाला एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स को बैलेंस कर रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर 2 लफ्ज़ शामिल है। एक है ऑस्मो जो कि ग्रीक ज़बान से लिया हुआ है, जिसका मतलब है पुश करना, धक्का लगाना। और दूसरा है हमारे पास रेगुलेशन जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंट्रोल करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि एक ऐसी फोर्स जो कि कंट्रोल कर रही है वाटर की मूवमेंट को, एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से वाटर मूवमेंट हो रही है। यानी कि हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो इस तरह से कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स वाटर और सॉल्यूट को अपनी बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब जो है कंट्रोल करना है और ऑस्मो का मतलब है पुश करना, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि वाटर को मूव कराने में, वाटर को बैलेंस कराने में मदद कर रही है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट जानदारों की जो होगी वो स्टेबल रहेगी। चाहे बाहर कितना भी क्यों ना चेंजेस हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसी भी क्यों ना हो, जानदार अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख पाएँगे वाटर की मूवमेंट के ज़रिए से। क्योंकि अगर उनकी बॉडी में से वाटर कम हो रहा है, तो वो उसे दोबारा से मेंटेन कर लेंगे और वाटर को मेंटेन करना, सॉल्यूट को मेंटेन करना, ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन कहलवाएगा। मिसाल एक सिंपल ये ले लें कि अगर हमारी बॉडी में से पानी बाहर जा रहा है पसीने की सूरत में, तो वाटर और सॉल्यूट दोनों ही हमारी बॉडी से लॉस हो रहे हैं। अब यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होगा? हमारी किडनीज़ जो होंगी वो ब्लड से वाटर के ज़्यादा अमाउंट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी ताकि हमारी बॉडी में जो पानी की कमी हुई है उसे मेंटेन किया जाए। तो वाटर के मेंटेन करना, सॉल्यूट को मेंटेन करना, ये हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम बात करेंगे कि वाटर और सॉल्यूट की इम्पोर्टेंस किस तरह से है, जैसे कि पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी जो है 60 से 75% तक वाटर की बनी होती है। अगर 1% भी पानी का कम होता है तो हम थर्स्टी हो जाते हैं। 4% कम हो गया तो हम पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और अगर 15% कम हो गया पानी तो ये हमारे लिए फेटल यानी कि जानलेवा हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास वाटर की अहमियत कि वाटर का अमाउंट कम हो गया तो हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हम सॉल्यूट्स की बात करें तो सॉल्यूट्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। किस तरह से? जैसे कि पहला फ़ायदा लिखा हुआ है कि ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे बोन्स को कैल्शियम स्टोर करता है जो कि एक मिनरल है। उसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स किस काम में भी ये हमारे मिनरल्स यूज़ होते हैं। अगर हम एंजाइम्स के काम की ही बात करें तो आपको मालूम होता है कि हमारे पास एंजाइम्स के अंदर कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो मिनरल्स होते हैं, यानी एंजाइम की मौजूदगी में बेहतर तौर पे काम करेगा। अगर हम मसल्स, हार्ट और ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास मिनरल्स होते हैं जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की मूवमेंट और उसके अलावा ब्रेन के काम को अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं। ना सिर्फ ये मिनरल और वाटर हमारे अंदर किरदार अदा कर रहा है, पर तमाम ऑर्गेनिज़म्स में, तमाम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में ये काम कर रहा है। अब चाहे वो एक सेल वाला ही ऑर्गेनिज़्म क्यों ना हो, उसकी भी डेवलपमेंट होगी, यानी उसका जो सेल होगा, उसकी ग्रोथ होगी। उसके अलावा उसके सेल के काम, उसके फंक्शन, ये सारे जो हैं इसी वाटर और मिनरल्स की वजह से होंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सेल के अंदर ये वाटर जो मौजूद होता है, ये मीडियम फॉर रिएक्शन होता है। यानी सेल के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। तो कहने का मकसद कि वाटर एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा मिनरल्स भी हमारे पास कई सारे रिएक्शंस में, कई सारी जगहों पर मौजूद रहते हैं जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि नीड फॉर ऑस्मोस रेगुलेशन क्या है, यानी कि हमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत किस तरह से है, तो सबसे पहले ये बात लिखी हुई है कि हमारे पास वाटर और सॉल्यूट्स आते कहाँ से हैं और उसके अलावा दूसरी बात ये कि ये हमारी बॉडी से चले कैसे जाते हैं। तो पहली बात ये लिखी हुई है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ दिखाते हैं तो वो इन्वायरमेंट से फूड और वाटर को हासिल करते हैं।
उसके अलावा जब एनिमल्स की बॉडी में से चीज़ें जा रही होती हैं, वेस्ट हो रही होती हैं, जैसे कि स्वेट, यूरिन और फीसेस जो हैं, ये वेस्ट होंगे, हमारी बॉडी का ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ कई सारी चीज़ें भी चली जाती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे स्वेट की और यूरिन की, तो स्वेट और यूरिन में से कई सारे हमारे वाटर और कई सारे मिनरल्स जो हैं चले जाते हैं। उसके अलावा अगर हम फीसेस की बात करें, जो हमारा वेस्ट मैटर होता है, जो हमारा इनडाइजेस्टिबल फूड होता है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो खाने का कई सारा हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में मिक्स हो जाता है। लेकिन जो हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी में से वेस्ट मैटर के तौर पर यानी कि फीसेस के तौर पर चला जाता है। अब इस फीसेस के अंदर भी कई सारी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हो सकते हैं और उसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में चेंज हो जाते हैं और इसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में कई सारे साल्ट, एसिड और बेसिस जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर मौजूद होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये आयंस में चेंज नहीं होते। इनमें मिसाल हमारे पास शुगर, प्रोटीन और लिपिड्स आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारी बॉडी में से लॉस हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में स्वेट, यूरिन और उसके अलावा हमारी बॉडीज़ में जब फीसेस बनता है। यानी कि हमारी बॉडी चीज़ों को हासिल तो कर रही है, साथ में उन चीज़ों को लॉस भी कर रही है। अब अगर हम बात करेंगे वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में, वाटर हमारी बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस और कई सारे मटेरियल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। ना सिर्फ हमारे अंदर बल्कि प्लांट्स में भी आपने देखा था कि जाइलम जो है वो पानी ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन जाइलम की मदद से सिर्फ पानी ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो फूड भी मूवमेंट करता है तो फूड भी वाटर में डिज़ॉल्व्ड सूरत में फ़िल्म के ज़रिए से मूव कर रहा होता है। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की इसी वाटर की वजह से होती है और रिएक्शंस भी इसी वाटर के अंदर होती हैं। और अगर वाटर का अमाउंट हमारी बॉडी में कम होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर 4% कम हो रहा है, तो हमारी बॉडी उस सूरत में जो है डिहाइड्रेशन का सामना करेगी। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैन डिसोसिएट एंड गिव इंपॉर्टेंट आयंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन एंड मसल फंक्शंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में चेंज हो जाते हैं और वो कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रेन के मामले में नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के अंदर सोडियम और जो है पोटेशियम के आयन्स इंपॉर्टेंट होते हैं और मसल की मूवमेंट के दौरान कैल्शियम के आयन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आयन्स कई सारे हमारे बॉडी के अहम कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे अगर हम शुगर और लिपिड्स की बात करें, तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। उसके अलावा कई सारे हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे लिपिड में फॉस्फोलिपिड है, वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में मददगार है। उसके अलावा जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं मुख्तलिफ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद, वो मुख्तलिफ हमारी बॉडी में फ़ंक्शन करें। कहीं एंज़ाइम के तौर पर वो मौजूद हैं, कहीं वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के तौर पर मौजूद हैं। तो हमारी बॉडी में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि एक तो मिनरल्स, उस मिनरल्स में भी इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और दूसरा हमारे पास वाटर। तो इन दोनों का हमारी बॉडी में बैलेंस रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वाटर की गैर मौजूदगी में रिएक्शंस भी डिस्टर्ब होंगी, चीज़ों की मूवमेंट भी डिस्टर्ब होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स की गैर मौजूदगी के अंदर हमारा ब्रेन फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, मसल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्ट का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की गैर मौजूदगी के अंदर हमारी एनर्जी के और हमारी बॉडी के बनावट के जो रिएक्शंस होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एनिमल्स का ज़िक्र करते हैं, तो उन एनिमल से जुड़ी हुई टर्म्स का पहले हम ज़िक्र करें, जो कि हमारे पास मौजूद हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करें, तो सबसे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेटर को यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। ऑस्मो रेगुलेटर्स उन ऑर्गेनिज़म्स को कहा जाता है, जो कि अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखते हैं, ताकि उनकी बॉडी ठीक से काम कर सके। अब इन ऑस्मो रेगुलेटर्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर रहने वाली जो बोनी फिशेस होती हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर आ जाती हैं। यानी कि हमारी ज़मीन पर मौजूद जो पानी है वहाँ पर जो फिशेस मौजूद हैं और समंदर के अंदर जो फिशेस मौजूद हैं, लेकिन समंदर में जो बोनी फिशेस मौजूद हैं, समंदर में दो तरह की फिशेस होती हैं, एक कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं जिसमें शार्क आ जाती है। तो कार्टिलेजियस फिशेस को छोड़कर जो बाकी बोनी फिशेस हैं, जो फ्रेश वाटर और समंदर में मौजूद हैं, वो इन्हीं ओस्मो रेगुलेटर्स में आ जाती हैं।
उसके अलावा एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, यानी कि हम लोग, हम सब जो है ऑस्मोरेगुलेटर्स में आते हैं, यानी हमारी बॉडी वाटर और सॉल्यूट के अमाउंट को बैलेंस रखती है, वरना हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। ऑस्मो कन्फर्मर्स इसके बरक्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से मैच कर लेते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कह रहे हैं। अब इस ऑस्मो कन्फर्मर्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? जैसे कि लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्टारफिश हो गई, जेलीफिश हो गई, मोलस्कस आ गए। मोलस्कस हमारे पास जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, उसके अलावा स्नेल हो गया, और उसके अलावा कार्टिलेजिनियस फिशेज़, यानी कि जैसे कि हमारे पास शार्क्स आ गई, डॉगफिश आ गई। ये सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, यानी ये अपनी बॉडी को इस तरह से बना लेते हैं कि उनकी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल मैच हो जाती है और इन्हें वाटर सॉलिड को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किस तरह से होगा, इसका बयान आगे डिटेल में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस ऑस्मो रेगुलेटर की बात करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एक्वाटिक एनिमल्स 2 तरह के होते हैं, एक फ्रेश वाटर और दूसरा मेरीन वाटर एनिमल्स। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें, खास तौर पर फ्रेश वाटर फिशेज़ के बारे में बात करें, तो इनके हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेश वाटर फिशेज़ लिव इन अ वाटर व्हिच हैव लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट। जो हमारे पास मीठा पानी है ज़मीन का, यानी जो हमारी ज़मीन पर मौजूद वाटर है, उसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट साल्ट का, सॉल्यूट का मौजूद नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद हैं, बहुत कम अमाउंट में मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, तो ऐसे वाटर को हम हाइपोटोनिक कह रहे होते हैं। यानी जिस एनवायरनमेंट में वो मौजूद हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स, उनकी एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक, कम सॉल्यूट वाली एनवायरनमेंट है। और उनकी अंदर की एनवायरनमेंट, उन ऑर्गेनिजम्स की, उन फिशेस की अंदर की खुद की एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है। यानी कि उनकी खुद की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है और बाहर की तरफ कम सॉल्यूट मौजूद है, तो ऑस्मोसिस का उसूल ये कहता है कि वाटर हमेशा लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट मूव करेगा। अब मिसाल के तौर पर इन फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करेंगे तो इनकी बॉडी होती है हाई सॉल्यूट और इनका बाहर का एनवायरनमेंट होता है, वो होता है लो सॉल्यूट। तो वाटर हमेशा वो लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट की तरफ आएगा, यानी कि जो बाहर का वाटर होगा वो उनकी बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर आ जाएगा। तो वो अब वाटर की बहुत ज़्यादा अमाउंट को रखना नहीं चाहेंगे, बल्कि उसे लॉस करने का प्रोसेस करेंगे, यानी कि वो वाटर को बैलेंस करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम मेरीन एनिमल्स की बात करेंगे, तो मेरीन एनिमल्स इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होता है। समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद होता है। इस ज़्यादा साल्ट की वजह से समंदर का पानी उनके लिए हाइपरटोनिक होता है, यानी कि हाई सॉल्यूट वाला एनवायरनमेंट होता है। अब बाहर का एनवायरनमेंट हाई सॉल्यूट वाला है। उनकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद नहीं होता, तो उनकी बॉडी की खुद की एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहलवाएगी। जैसा कि हमने पहले बयान किया कि वाटर हमेशा लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट जाएगा। इन मरीन वाटर एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो होती है लो सोल्यूट और बाहर की बॉडी है हाई सोल्यूट। तो वाटर लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट यानी इनकी बॉडी से बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें पानी की कमी का सामना होगा। अब ये अपनी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने के लिए, वाटर को हासिल करने के तरीक़ेकार को अपनाएंगे। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से फ्रेश वाटर एनिमल्स अपना काम कर रहे हैं और मेरीन वाटर के एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ये सारा मैकेनिज्म अपना रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन के बारे में। सबसे पहले अगर हम यूरी हेलाइन की बात करें, तो यूरी हेलाइन जो है फ्रेश वाटर और समंदर के पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फ्रेश वाटर और समंदर के दोनों पानी में कैसे रह सकते हैं? समंदर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा साल्टी होता है और फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा साल्टी नहीं होता। तो इसकी वजह ये है कि इनकी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा नमकीली एरिया में भी सर्वाइव कराने के काबिल बना रहा है। यानी कि ये दोनों जगहों पर अपना वक़्त गुज़ार सकते हैं, समुद्र में भी और फ्रेश वाटर में भी। इनमें अक्सर कुछ इस तरह से भी होते हैं एनिमल्स जो कि अपनी ब्रीडिंग के लिए समंदर में चले जाते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न उनका समंदर में होता है और बाकी जो हैं उनका ज़्यादा वक़्त हमारे पास फ्रेश वाटर में गुज़र रहा होता है। तो इस तरह से भी हमारे पास ये एनिमल्स मौजूद होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मोली, उसके अलावा ग्रीन क्रैब, सैल्मन और उसके अलावा ईल और हेरिंग। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास एनिमल्स हैं जो यूरी हेलाइन की कैटेगरी में आते हैं।
यानी कि ये बहुत ज़्यादा साल्ट के एनवायरनमेंट में भी अपने आप को गुज़ार सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं। तो इसी वजह से ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं। फ्रेश वाटर में अगर कम साल्ट है, तब भी गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन अगर उनके सामने ज़्यादा साल्ट आ गया, तब भी ये अपने आप को सर्वाइव करा पाएँगे। इनके बरक्स हमारे पास कुछ और एनिमल्स मौजूद हैं, जो कि हैं स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे या मेरीन वाटर के अंदर रहेंगे, और उनके पास एक एबिलिटी ये है कि ये जो है बहुत ही कम साल्ट की रेंज में या कांस्टेंट साल्ट की रेंज में रहते हैं। यानी कि अगर कोई हमारे पास गोल्ड फिश मौजूद है, जैसे एग्जांपल में इसकी गोल्ड फिश लिखी हुई है कि अगर हमारे पास गोल्ड फिश मौजूद है, तो वो बहुत ही कम सॉलिड वाले इन्वायरमेंट में रहेगी। हल्का सा भी उस सॉल्यूट को चेंज आया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगी। जो कि साल्ट की रेंज में तो रह सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम साल्ट की रेंज में, और ज़रा भी चेंज उनको बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि अगर साल्ट का अमाउंट बढ़ गया, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे को हम जो है स्टेनोहेलाइन कह रहे हैं। स्टेनोहेलाइन जो बहुत ही कम साल्ट की रेंज में रह रहे हैं, और यूरीहेलाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट वाले एनवायरनमेंट में भी रह रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में। इससे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स का पढ़ा था। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट अलग-अलग था। बाहर का एनवायरनमेंट अगर ज़्यादा सॉल्यूट वाला था, तो अंदर का एनवायरनमेंट लो सॉल्यूट वाला, या अगर बाहर का एनवायरनमेंट लो सॉल्यूट वाला था, तो अंदर का एनवायरनमेंट हाई सॉल्यूट वाला था। इस वजह से उन्हें वाटर को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि अगर बॉडी से पानी बाहर जा रहा है, तो उन्हें गेन करना पड़ रहा था, या अगर बॉडी में ज़्यादा पानी आ रहा था, तो उन्हें जो है पानी को लॉस करना पड़ रहा था। ऑस्मो कन्फर्मर्स इस तरह से काम नहीं करते। ऑस्मो कन्फर्मर्स वाटर को बैलेंस करने से आज़ाद होते हैं। ये किस तरह से होता है? क्योंकि इनकी जो इंटरनल बॉडी होती है, वो बाहर के बराबर होती है। यानी इंटरनल बॉडी में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट होगा, वो इक्वल होगा, या जिसको हम कहें आइसोटोनिक होगा, बाहर के एनवायरनमेंट के मुकाबले में। अब इनके अंदर ये किस तरह से होता है, पहले ये ज़हन में रखिएगा कि ऑस्मो कन्फर्मर्स समंदर में रह रहे हैं, यानी बाहर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा। तो बाहर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो ये अपनी बॉडी में सॉल्यूट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को स्टोर कर लेती हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्लड में जब यूरिया बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि इनकी बॉडी के अंदर यूरिया स्टोर हो रहा है, समंदर के अंदर दूसरे सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो है यूरिया को अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब ये अपनी बॉडी में यूरिया को स्टोर कर रहे हैं, तो यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि प्रोटीन पर भी असरअंदाज हो सकता है, यानी सेल्स के अंदर मौजूद प्रोटीन को खराब कर सकता है। लेकिन साथ में जब ये ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड ले रहे हैं, तो ये ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है इनके टिश्यूज़ को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इनको यूरिया के खराब असरात से, जो कि वो प्रोटीन पर कर सकता है। और अगर हम बात करेंगे कि इन ओस्मो कन्फर्मर्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो कार्टिलेजिनियस फिशेस, यानी ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। इनमें शार्क, स्केट और रेज आ जाती हैं। बोनी फिशेस ओस्मो कन्फर्मर्स में नहीं आती, वो ओस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि कैनोड्रम्स हो गए, जिनमें स्टारफिश शामिल है, नाइडेरियन हो गए जिनमें जेलीफिश है, और उसके अलावा आर्थ्रोपोड्स हो गए जिसमें मेनिन क्रैब और लॉबस्टर्स हो गए। तो ये जो हैं ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ओस्मो रेगुलेटर्स को कौन से मामलात का सामना होता है, क्योंकि ओस्मो कन्फर्मर्स की तो इन्वायरमेंट, बाहर की इन्वायरमेंट और अंदर की इन्वायरमेंट सेम है, उन्हें वाटर सॉलिड को बैलेंस करने का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। मसला आता है ओस्मो रेगुलेटर्स के लिए, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स का जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो लो सॉल्यूट वाला है, जबकि बॉडी का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक यानी हाई सॉल्यूट वाला है। तो इनके अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा, यानी लो सॉल्यूट से पानी हाई सॉल्यूट में आएगा, इनकी बॉडी के अंदर पानी आएगा, इनकी स्किन और गिल्स के ज़रिए से। तो इनके अंदर जो इनका ऑस्मोटिक बैलेंस था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से ये क्या करेंगे, इस मसले को कैसे हल करेंगे, ये अपनी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पानी को लॉस करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रेश वाटर एनिमल्स पानी को लॉस करके अपनी आप को बैलेंस कर रहे होते हैं। अगर हम बात करेंगे मरीन एनिमल्स के बारे में कि मरीन एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी में वाटर को बैलेंस करते हैं, तो इनकी बाहर की इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, हाई सॉल्यूट वाला इन्वायरमेंट है, जबकि इनकी बॉडी का इन्वायरमेंट लो सॉल्यूट वाला है। वाटर हमेशा लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट आएगा, तो इनकी बॉडी से पानी बाहर की तरफ जाएगा। जब वाटर इनकी बॉडी में बाहर की तरफ जाएगा, तो इनकी बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेशन का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर पानी की कमी हो चुकी होगी, क्योंकि ये पानी लॉस कर चुके होंगे।
अब पानी को लॉस को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करते हैं। जब ये वाटर को ड्रिंक करेंगे, तो साथ-साथ ये साल्ट को भी अपने अंदर दाखिल करेंगे। दोबारा से इनका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो फिर बिगड़ जाएगा, तो ये दोबारा से उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यानी इनकी बॉडी में से पहले वाटर कम होता है, ये उस वाटर को गेन करते हैं। फिर जब वाटर को गेन कर लेते हैं, साथ में साल्ट ज़्यादा हो जाता है। अब साल्ट को फिर ये लॉस करते हैं। तो इस तरह से ऑस्मोरेगुलेटर्स मरीन एनिमल्स अपने आप को बचा रहे होते हैं, वाटर और साल्ट दोनों को बैलेंस करके। फिर बात करते हैं हम लोग हमारे बारे में, यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, कि ये किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करा रहे होते हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, तो ये एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसी एनवायरनमेंट जो बिल्कुल सूरज के नीचे होती है। और इनकी बॉडी को हर वक़्त सामना होता है डिहाइड्रेशन का, क्योंकि इनकी बॉडी में पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इनकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, इनकी बॉडी में से पानी जा रहा होता है। तो जब इनकी बॉडी में से पसीना निकलेगा, तो ये साल्ट को भी निकाल देते हैं। जब साल्ट चला जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इनका इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस जो है फिर बिगड़ जाएगा। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कुछ अपने अंदर एडाप्टेशंस लाते हैं, जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तीनों ऑर्गेनिज़म्स को, यानी कि मरीन एनिमल्स, उसके अलावा फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ज़िक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।